सभी दोस्तों को जय भीम, जय भारत, नमः बुद्धाय। और सभी देशवासियों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत ही दिल से बना रहा हूँ। आज जो समय है, भारत पाकिस्तान के साथ तो युद्ध पर खड़ा ही है, लेकिन बाजू पे बांग्लादेश, जिसको हमने बनाया, जहाँ के लोगों की हमने मदद करी, वह भी हमारे ऊपर आज आंख दिखा रहा है। और हमें नहीं पता कि कब चीन ऊपर से हम पे हमला कर दे। हम इस समय तीनों तरफ से घिरे हुए हैं युद्ध से। पर बड़े ताज्जुब की बात है कि जब मैं देश के अंदर देखता हूँ, जब मैं गली में जाता हूँ, बाज़ार में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि सब लोग बड़े ही मस्त हैं अपने अपने कामों में। 1999 का युद्ध मैंने देखा। उस समय मैंने एक नाटक लिखा था, शहीद, और जिसे हमने दिल्ली में बहुत जगह पर किया, प्रस्तुत किया। गर्मी का जुलाई अगस्त का महीना था, और जब हम वो नाटक करते थे तो हमारे गले बैठ जाते थे। उस समय हमको एयर कंडीशन में नहीं होते थे। बारिश होती थी, बारिश रुकी और हम नाटक करने निकले। उमस और गर्मी में हम नाटक करते थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो घायल सोल्जर हुए थे, जो हमारे शहीद हुए, या जो हमारे सैनिक जो घायल हो रहे थे, उनके लिए एक सोसाइटी थी, सोल्जर्स वेलफेयर सोसाइटी, जिसके कर्ता धर्ता में दो लोग थे, जिनमें से एक का नाम था सुमित शर्मा, जहाँ तक मुझे याद है। तो उन लोगों ने हमें, उन लोगों के जरिए हमने ये किया, प्रस्तुत किया, और हमने कोई इसमें कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। पर एक भावना थी देश की। अच्छा, उस समय बाकी देश में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भावना नजर आई थी। दोस्तों, आप लोग मीडिया पे देख रहे होंगे, बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे मीडिया दिखा रहा है, मीडिया हल्ला हो हल्ला कर रहा है। लेकिन मीडिया एक हिस्सा होता है जीत का। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन जो प्रमुख बात इस वीडियो पे जो मैं आपको बताऊंगा, बड़ी चौंकाने वाली बात है। एक तो चौंकाने वाली बात है, और दूसरी बड़ी मार्मिक बात है, बहुत ही ध्यान देने की बात है। तो वो लोग जो भारत के अंदर हैं और मस्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। या वो लोग जो सोचते हैं कि भैया हम तो जाके अमेरिका, कनाडा, अरब देश में नौकरी कर लेंगे। कुछ तो लोग यहाँ से धन कमा कमा के, एक आंकड़ा है कि लगभग 615 परिवार हर साल, हर रोज, हर साल नहीं, हर रोज 615 लोग, 615 लोग माने 615 परिवार, या मान लीजिए कि लगभग 615 लोग रोज भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। कुछ यहाँ से बाहर चले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर पहले से रह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि यहाँ रहते भी हैं, नागरिकता छोड़ देते हैं, लेकिन किसी कारणवश व्यापार या काम की वजह से उनको नागरिकता छोड़ के यहाँ की दूसरे देश की अपना लेते हैं। पर कुल मिला के बात ये है कि अब जो माहौल बन गया है ना पूरी दुनिया में, वो माहौल ये बन गया है कि भैया जहाँ रहो वहाँ कमाओ खाओ, जब तक मौज आए तब तक मौज लो, नहीं तो निकल लो। अच्छा, एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है अरे इस देश ने मुझे क्या दिया, इस देश से मुझे क्या मिला। मैं मानता हूँ एक तबका बहुत है जो बहुत गरीब है। मैं भी कोई अमीर नहीं हूँ। अगर मैं अपने परिवार को हटा दूँ तो मेरी जो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो नेगेटिव में है, उसमें बहुत बड़ा कर्ज है। फिर भी मैं समाज के लिए और देश के लिए 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक हालत और भी ख़राब है। हमने देखा है कि कई सालों पहले एक केस आया था कि बिस्कुट के लिए कत्ल हो गया, एक दूसरे को मार दिया बिस्कुट के लिए। ये भी हमारे देश की हालत है। लेकिन इन सब हालातों के बीच बात यह है कि जो अमीर है वो भी देश को छोड़ रहा है, जो नेता लोग हैं वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, अफसर हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो गरीब अलग रो रहा है, अमीर अलग रो रहा है, और कुल मिला के ये है कि देश से किसी को प्यार है कि नहीं है, ये बात समझ नहीं आ रही है। तो ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि देश की जो ज़मीन है, देश की ज़मीन खाली इसलिए नहीं होती कि भैया पेट भर लो। ये वो ज़मीन है जिसने आपको, अगर आप कहते हो सनातन संस्कृति, और ये सनातन संस्कृति में हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, जो लोग हिंदू धर्म से और धर्मों में गए हैं, सभी लोग, सभी भारत के लोगों की बात कर रहा हूँ। आप सब इस सनातन संस्कृति की औलादे हो, और अगर आपके पूर्वज यहाँ हजारों लाखों सालों से यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस ज़मीन की जो महत्वता है वो आप नहीं समझ पा रहे। वो समझेगा
जिसको जब उसकी ज़मीन से हटा दिया जाता है और उसके पास कोई ज़मीन नहीं होती, और जब उसके पास कोई ज़मीन नहीं होती और वो जब दूसरी ज़मीन पे उसको पनाह मिलती है, तो उसको उस ज़मीन की कदर पता चलती है कि जहाँ पर उसको पनाह मिलती है। लेकिन आप लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे देश में जो एक माहौल खड़ा हो गया है, हमें हमारी ज़मीन की कदर नहीं हो रही। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी जो बात है, ये तो एक मार्मिक बात है जिस पे मैं आऊँगा, लेकिन जो दूसरी है वो चौंकाने वाली बात है कि आप में से बहुत से लोगों ने फिल्म देखी होगी बॉर्डर। बॉर्डर फिल्म में आपने देखा होगा कि लोंगावाला राजस्थान में जो हमारा एक बॉर्डर थी, उस बॉर्डर के ऊपर युद्ध जब होता है तो टैंक आ रहे होते हैं पाकिस्तान के, और हम फिल्म में आपने किरदार देखा सुनील शेट्टी का, जो भारतीय सैनिक होते हैं जो माइन लेके जाते हैं, एंटी टैंक माइन लेके जाते हैं, और कोई चारा नहीं होता तो वो टैंक के नीचे रख देते हैं। और फिर फिल्म में दिखाया गया है कि सुबह फिर हमारी एयरफोर्स आती है और एयरफोर्स फिर उन पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर देती है। ये फिल्म जेपी दत्ता जी ने बनाई थी, जिनके भाई भी खुद फौज में थे, मुझे नहीं पता किस विंग में थे, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है वो एयरफोर्स विंग में थे। उन्होंने बाद में एक और फिल्म भी बनाई, लेकिन ये जो दिखाया था ये पूरा सत्य नहीं था। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि फिल्म में क्या दिखाया गया नहीं दिखाया गया, चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि जिस व्यक्ति की वजह से वो जो एयरफोर्स की स्ट्राइक थी वो कामयाब हुई, जो हमारे आर्मी के अफसर थे, आज तक मीडिया में उन आर्मी के अफसर का कोई नाम मैंने नहीं देखा। हमें जो दिखाया जाता है खास करके जो 71 की वॉर का, वो जिनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, सैम मानेकशॉ, उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि इनके बारे में, हमें नहीं बताया जाता इनके बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, लेफ्टिनेंट जनरल JRF जैकब, इनका जन्म 1923 मई में हुआ था, और इनका रुखसत जो इन्होंने दुनिया से ली शारीरिक रूप से वो 2016 में ली। इनका जो नाम है ना JFR जैकब, इसमें जो आर नाम है ना, इसका फुल फॉर्म है रफेल, और जे है जैक, एफ है फर्ज, जैक फर्ज रफेल जैकब। मैं इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मुझे कुछ ऐसी बातें नज़र आई जो मुझे लगा कि शेयर करूं आपसे। तो इसमें ये दो बातें, एक तो मार्मिक बात और एक चौंकाने वाली बात। मैं पहले मार्मिक बात के ऊपर आऊँगा, फिर चौंकाने वाली बात पे आऊँगा। तो मैंने जो आपसे बात बोली कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को, गरीब अमीर भाग रहा है देश छोड़ के, और गरीब जो है ना वो कह रहा है, या मध्यम वर्ग वाला कह रहा है, आय हाय मुझे यहाँ क्या मिला, मुझे यहाँ क्या मिला। इनका जो परिवार है ना वो बगदाद से आया था 200 साल पहले। ये ज्यू यहूदी परिवार के थे और भारत में सेट हुए। कम उम्र में ये फौज के अंदर आ गए। यहूदी परिवार भारत के अंदर 2000 साल से आए हुए हैं। इन्होंने फौज ज्वाइन करी। फौज ज्वाइन करने के बाद कुछ वर्षों बाद इनका किसी से शादी की बात हुई, लेकिन जिस लड़की से शादी की बात हुई उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो चाहती थी कि उसका एक बड़ा परिवार था, कि ये भी उसका पालन पोषण करे। पर सोचिए, एक आर्मी के अफसर के पास इतना धन नहीं था कि वो एक बड़े परिवार का पालन पोषण कर पाते, तो उसकी वजह से इन्होंने वो शादी नहीं करी। लेकिन क्या इनके पास धन नहीं था? क्या ये चाहते तो आर्मी छोड़ के धन नहीं पा सकते थे? तो बड़ी मज़ेदार बात है कि इनके जो कुछ संबंधी थे उनके, एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी थी तंबाकू की, जैसे अभी ITC है, और मेरे ख्याल से वो कंपनी वही थी जो बाद में ITC बदल गई है। मैं अभी तथ्य चेक नहीं किया, लेकिन आप ITC जैसे है ना, आप जानते हैं जिनकी इतनी सारी प्रोडक्ट्स आते हैं, सिगरेटें आती हैं,
मोमबत्तियाँ आती है, क्या कहते हैं, अगरबत्तियाँ आती हैं, बच्चों की कॉपी किताबें आती है, बिस्किट्स आते हैं, नूडल्स आते हैं। मतलब एक मल्टी मतलब इंडिया की आप समझ लीजिए कि मैं तो ऐसे कहूँगा कि जो साम्राज्यवाद रूपी जो कंपनी है, जो अपने आप में एक साम्राज्यवाद है, तो इस तरह की कोई कंपनी होगी, उसमें इनके रिश्तेदार होंगे, तो वो कंपनी के जो कर्ता धर्ता थे वो भारत से जा रहे थे छोड़ के। वो चाहते थे कि ये आके उस कंपनी को संभाले। सोचिए अगर ये उस समय उस कंपनी के कर्ता धर्ताओं में से एक बन जाते तो इनके पास कितना धन होता। लेकिन इन्होंने वो कंपनी को ऑफर ठुकरा दिया। इन्होंने कहा नहीं, मेरा जीवन फौज में है, मैं फौज में ही सही हूँ। तो एक तरफ इनके जीवन में पैसे की भी कमी थी, उस फिर भी अगर फौज की बात है तो फौज को इन्होंने अपनाया। दूसरा इनके पास ऑप्शन आया कि पुराने ये ब्रिटिश टाइम के भारतीय फौज में थे अफसर, तो इनके एक ब्रिटिश मित्र थे, तो वो बर्मा के अंदर उनके रिश्तेदार के थ्रू जो शेल की ऑयल कंपनी है उसका पूरा बिजनेस लेके जाने वाले थे। अब सोचिए तेल का बिजनेस कितना बड़ा होता है, जो गाड़ियों में तेल डलता है। उन्होंने भी इनको ऑफर किया कि तुम ये जॉब छोड़ दो फौजी की और आओ मेरे साथ बर्मा चलो। अब सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, दोनों ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी छोड़ के भी इन्होंने कहा नहीं जी, मेरे को तो फौज में ही सही हूँ, मेरा जीवन फौजी का जीवन है। तो इतना बड़ा त्याग, मैंने हालांकि पूरी नहीं पढ़ी है पुस्तक, तो इतना बड़ा त्याग करना किसके लिए? क्या फौजी की नौकरी के लिए? किसी को शौक होता है, इतना मुश्किल होता है कि भैया यहाँ जाओ वहाँ जाओ। कभी इनकी पोस्टिंग लद्दाख में हो रही है। 71 की वॉर का मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा मानिक शाह जी का बहुत नाम लिया जाता है, मैं इसमें भी 71 की वॉर का पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो एक्चुअल पूरी स्ट्रेटजी वो सारी इन्होंने वहाँ पर तैयार करी थी, जिससे बांग्लादेश आज़ाद हुआ। बांग्लादेश में किस तरह से फोर्स जाएगी, 6 महीने का टाइम इन्होंने लिया। मानिक शाह जी दिल्ली में थे, उन्होंने दिल्ली में बात करी, इनको 6 महीने का टाइम दिया। एक्चुअल स्ट्रेटजी पूरी इनकी थी 1971 वॉर की। वहाँ के लोगों को ट्रेन करना इनका काम था, इनके अंडर में था। वहाँ पे बैंक सेटअप किया। तो अभी तो मैं और पढ़ रहा हूँ इनके कई सारे इन्होंने कई चीज़ों पे, कई जगहों पर जो स्ट्रेटेजिकली ऐसी लोकेशंस बनाई कि जैसे इन्होंने बांग्लादेश में जो उस समय जो लोकेशन बनाई, जो आर्मी का हेडक्वार्टर बनाया, तो वो कोई हेडक्वार्टर है, कोई लोकेशन बनाई, वो आज तक भी वहाँ चल रही है। वो फोर्ट विलियम फोर्ट को जगह है वहाँ पर। तो ये बहुत इनकी स्टडी हुई थी, और ये मेनली जो है ना टीचिंग डिपार्टमेंट में थे, वहाँ के जो पढ़ाते भी थे ये। तो जो तोपों का तोप खाना होता है ना, उसको संभालने की भी इनको खास बात थी। और एक स्ट्रैटेजी होती है कि आर्मी कैसे मूव करेगी, उसमें ये अलग हटके इन्होंने हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी चलाई। अब बात यह है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मार्मिक भी और चौंकाने वाली। तो क्यों एक ऐसा इंसान जिसको इतने बड़े बड़े ऑफर मिले, जो बहुत अमीर बन सकता था, और ये जो कहानी है ना इनकी, ये आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हमारे देश में जो पूंजीवाद का नंगा नाच होकर लोग सिर्फ पूंजीपति बनना चाह रहे हैं, वो ये समझें, और जो परेशान भी हैं देश से, गरीब हैं, वो भी ये समझें कि अपनी ज़मीन की महत्वता क्या होती है, अपनी ज़मीन की औकात क्या होती है, अपनी ज़मीन की क्या, जिसे कहते हैं ना, एक इंसान जिसके पास अपनी ज़मीन ना हो, उसके भाव और उसके इमोशन को समझिए। कि जब अभी तो आप अपने देश में ना तो बड़े मजे, यहाँ से छोड़ो। वो एक देखा था मैंने वीडियो, उसको न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिली तो नाच रहा था। लेकिन जब वहाँ से भगाया जाएगा ना कभी, उन देशों से जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जब भगाया जाता है ना, तब पता लगता है कि अपने ज़मीन की, या जिस ज़मीन पे पनाह मिल जाए, उस ज़मीन की क्या कीमत होती है। तो इनका परिवार अगर बगदाद से है, मैंने इतिहास नहीं पढ़ा, तो ये तो हमें पता है कि उस क्षेत्र में अक्सर जो है ना, जैसे सीरियन ईसाई हो गए, उनका तो आज भी जो है ना उनका कत्लेआम हो रहा है। तो यहूदियों का कत्लेआम हुआ होगा कहीं ना कहीं इतिहास में, या कोई और कारण रहा होगा, मुझे नहीं पता। पर जनरली यही कारण होता है कि कोई आता है। तो देखिए, ये इंसान जब भारतीय फौज में आए, तो
ऑफ कोर्स इन्होंने एक इतिहास सुना होगा अपने जीवन का। अच्छा, मैं एक लेखक हूँ, तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि लिखने वाला किस भाव से लिख रहा है, क्या उसके भाव हैं, क्या उसके कारण हैं, क्या परिस्थिति में वो लिख रहा है। तो मैं उसको, उस लेखक जो लिखने वाला है उसके पीछे के जो इंसान है उसको, उसकी मानसिकता और उसके भाव को पकड़ने का प्रयास करता हूँ। तो जब मैं इनको पढ़ रहा था तो मैं किताब में इनकी कहानी नहीं पढ़ रहा था, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूँ, ये कर रहा हूँ कि ये क्या इनकी भावना रही। अब आते हैं जो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि उससे ये मार्मिक बात जुड़ी हुई है। चौंकाने वाली बात क्या है, आपने बहुत देखा होगा, आपने देखा होगा जैसे बॉर्डर फिल्म के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको, तो जब ये इस किताब में लिख रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं 71 की वॉर से पहले, तो ये क्या था जिस समय इन्होंने ज्वाइन करी थी आर्मी, जिस समय पहले के समय क्या होता था, दिल्ली और राजस्थान पूरा एक ही कंट्रोल में होता था। तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हमारा जो है ना, ये भी बड़ी स्ट्रैटेजिक जगह है कि पाकिस्तान यहाँ से एंटर कर सकता है। तो इनकी जैसलमेर में पोस्टिंग थी, तो इनको जैसलमेर बड़ा अच्छा लगा। तो जहाँ पर वॉर हुई थी लोंगावाला, इन्होंने इन्होंने ये देखते हुए कि ये जो है ना, ये जगह एक्चुअली वो प्लेन जगह है, और प्लेन जगह है, गर्म जगह है, वहाँ पे दूर दूर तक रेत नजर आती है, तो वहाँ से एंटर करना आसान है। तो इन्होंने, सोचिए, वॉर नहीं हुई थी, वॉर से पहले ये इनकी स्ट्रैटेजी, तो ये क्या कहते हैं, टैक्टिक नहीं स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फौज के पास। ये कहते हैं भारत की फौज जो है ना वो टैक्टिक पे चलती है, तिगड़म पे चलती है, लेकिन स्ट्रैटेजी मतलब पहले से जो प्लानिंग करके चलना है क्या लंबा, वो नहीं चलती। लेकिन क्योंकि इनकी ये तो स्ट्रैटेजी पे चलते थे, जैसे इन्होंने जिक्र किया है कि एक बार, कई इन्होंने जगह पे जिक्र किया है, जैसे कि ये जब सैम मैकिन मैंने मानिक शाह जी के साथ एक बार टूर पे गए टैंक खरीदने, तो साउथ अफ्रीका अपने पुराने टैंक बेच रहा था और मानिक शाह जी खरीद रहे थे। तो इन्होंने कहा हम पुराने टैंक क्यों खरीदे जब हमें रशिया नए टैंक दे रहा है T-55, जो कि T-35 के ही एडवांस वर्जन है। तो इनकी बात मानते हुए फिर T-55 टैंक खरीदे गए। ऐसे ही कोई गन की बात थी कि प्रैक्टिस की कोई बात थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इन्होंने कहा नहीं, ये जो टैक्टिक है ना ये पुरानी हो गई है। तो इंडियन ऑफिसर अड़ गए, फिर उन्होंने कहा, ये भी इंडियन ऑफिसर थे, तो मतलब बाकी जो इंडियन ऑफिसर है वो अड़े, लेकिन इनकी बात फिर मानी गई। तो ऐसे कई जगहों पे इनकी बात मानी गई। जैसे बांग्लादेश की जब वॉर थी, तो बांग्लादेश को जो आज़ाद कराना था, उसके अंदर वहाँ पर जल्दी वो चाहते थे कि 1 महीने में हो जाए। 26 मार्च को इनसे बात हुई, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे को 15 नवंबर तक का टाइम चाहिए, लगभग 6 महीने का टाइम चाहिए। तो हर जगह इन्होंने ये स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई। तो जब इनकी पोस्टिंग जैसलमेर में और वो लोंगावाला का जो एरिया वहाँ पर थी, जहाँ पर युद्ध नहीं हो रहा था, तो ये चीज़ देखते हुए स्ट्रेटेजिकली कि भविष्य के अंदर यहाँ से आसानी से पाकिस्तान की सेना आ सकती है, इन्होंने वहाँ पर 4000 एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी टैंक माइंस बिछा दी, कि 4000 ज़मीन में ऐसी माइंस गाड़ दी कि कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। तो फिल्म में तो दिखाया हमें कि सुनील शेट्टी ने आके एक माइन रख दी, लेकिन असल में वहाँ पर 4000 जो माइंस थी वो इनकी वजह से, इनकी स्ट्रैटेजी की वजह से बिछी थी। दूसरा ये कि फिल्म में दिखाया कि अचानक की एयरफोर्स आ गई, लेकिन क्योंकि वहाँ पर एंटी टैंक माइंस इन्होंने बिछाई थी, तो हुआ यूँ कि जब टैंक्स आए, तो ये नहीं था कि खाली एक, हो सकता है कोई एक हमारे शहीद ऐसे हुए हो, बहादुर शहीद हमारे तो हुए हैं, हमने परमवीर चक्र भी दिया है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हजारों माइंस थी तो वो फटने लगे टैंक्स। अब वो फटने लगे, अब वो ना तो आगे जा सकते, आगे भी माइंस हैं, ना पीछे आ सकते, तो वो अटक गए और रुक गए, और उनके अटकने और रुकने से फिर एयरफोर्स ने उन पे स्ट्रैटेजिकली अपनी जो है ना बम गिरा दिए। तो ये इनका जो था स्ट्रैटेजी। तो इससे अब जो मार्मिक बात है, अब आप मार्मिक बात समझिए जो मैंने समझी, जो मूल उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, जो मेन सीख है हमारे सभी देशवासियों को लेनी है। और जो मैंने बताया कि अमीर अमीरजादे नवाबजादे जो देश छोड़ के भाग रहे हैं, जो देश से बाहर बैठे हुए, और वो जो हमेशा देश को रोते रहते हैं, वो समझिए इस कहानी से कि क्या सीख मिलती है। कि एक परिवार जब अपनी, हो सकता है कि जान बचाकर बगदाद से भारत आया और भारत ने उसे पनाह दी,
तो उस परिवार का एक बेटा जब जाकर भारत की फ़ौज में भर्ती होता है और भर्ती होने के बाद वो बड़े बड़े ऑफ़र व्यवसाय के बिजनेस के मना कर देता है, ठुकरा देता है। और एक दिन उसी देश की एक सरहद पर जब घूमता है और उसे ये पता लगता है कि यार ये जो ज़मीन है अगर मैंने इस ज़मीन को खुला छोड़ दिया तो यहाँ से फिर एक वैसा दुश्मन आ जाएगा जैसे दुश्मन से बचकर हमारे परिवार को 200 साल पहले बगदाद छोड़कर भारत आना पड़ा था। तो उसने वहाँ पर 4000 माइंस बिछा दिए। आओ देखो। तो ये होती है कद्र उसको जिसको अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरी ज़मीन पर पनाह मिलती है। ये होती है पनाह देने वाली, जन्म देने वाली ज़मीन की कद्र। ये उनको नहीं हो रही जो हजारों लाखों सालों से इस ज़मीन पर पैदा हो रहे हैं, ये उसको हुई। उसने इस ज़मीन को सुरक्षित किया, जिसके परिवार को 200 साल पहले अपनी जान बचाकर या किसी कारणों से एक ऐसी ज़मीन पे आना पड़ा जो बेशक उसके पूर्वजों की नहीं थी, लेकिन उस ज़मीन ने उसको पनाह दी। तो ये जो भाव है, ये अपनी ज़मीन की जो कीमत होती है, ये कीमत वो जानता है जिसको ज़मीन नसीब नहीं होती। आपको ये ज़मीन नसीब हुई, आपको इस ज़मीन पर नदियाँ नसीब हुई, आपको इस ज़मीन पर खेती बाड़ी, जंगल, जानवर, धन, हर चीज़, आप हजारों लाखों सालों से पले इस ज़मीन पर, लेकिन आप इस ज़मीन को छोड़ के चले जाते हैं। और अगर कुछ नहीं मिल पाया, कमी रह गई, तो आप इस ज़मीन को गाली देते हैं। तो अपना नज़रिया बदलिए, सीखिए। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब फर्ज राफेल जैकब से। मुझे उम्मीद है कि मीडिया काफ़ी कार्यक्रम इन पे बनाएगा और एक दोबारा से रिसर्च करेगा। और आर्मी का मुझे लगता है स्कूल के हिसाब से, मैं अभी इनको और पढ़ रहा हूँ और इनकी एक और पुस्तक है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पर आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी की एजुकेशन सब बच्चों को NCC लेवल से शुरू होती है, लेकिन और जो छोटे लेवल से पाठ्यक्रम के रूप में कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो पढ़ानी शुरू करनी चाहिए। खैर, ये आप पुस्तक जरूर पढ़िएगा और मैं इनको पढ़ रहा हूँ। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ये, जैसे मैंने बताया कि मैं खुद एक लेखक भी हूँ और मैं साइकोलॉजी का छात्र रहा हूँ। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में ऑनर्स किया है। तो मैं इंसान की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करता हूँ। आखिर क्या है कि जो इस देश के थे, अगर कहानी इसमें पढ़ेंगे तो आपको बड़ी मज़ेदार, वो लोग जो बड़े पेट्रियाटिक, बड़े देशभक्त की जिनकी इमेज बन गई, उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि असल में देश, देखिए वही बात है ना कि उनको तो मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसकी क्या है, उसको और चाहिए। खा रहा हूँ तो और खाऊं, खा रहा हूँ तो और खाऊं, खा रहा हूँ, मैं भी खाऊं, मेरा परिवार भी खाए, मेरे 7 पीढ़ियाँ खाए, मेरी 70 पीढ़ियाँ खाए। क्योंकि उसको औकात, उसको कीमत नहीं पता चल रही उस ज़मीन की। लेकिन ज़मीन की कीमत कौन जान रहा है? वो जान रहा है जिसके परिवार को ज़मीन नसीब नहीं हुई। जब निकाला जाएगा ना, धक्के दिया जाएगा, तब ज़मीन की कीमत पता चलती है। उस ज़मीन की जहाँ पर पनाह मिलती है, जहाँ पर जीने का अधिकार मिलता है, तब उस जगह की कीमत पता चलती है। तो मैं इनकी साइकोलॉजिकली भी इनको समझने का प्रयास, ये मेरे को मतलब ये को एक इनकी आर्मी ये चीज़ इस तरह से किताब में समझाई नहीं है, और मुझे समझ आई। मैं समझा कि ये इंसान
क्यों ऐसा हो रहा है कि इतने सर्कमस्टेंसेस, इनके पास इतने सारे ऑफर आ रहे हैं कमाई के, पर ये छोड़ रहे हैं? और क्यों ये मतलब हर जगह अच्छा, हर जगह ये अपने ऑफिसर्स के विरुद्ध जाकर, जो इनको लगता है कि स्ट्रैटेजिकली सही है, वो ये डिसीजन लेते हैं, और बाद में इनके ऑफिसर्स भी वो डिसीजन लेते हैं। तो बड़ी दुख की बात है कि मीडिया ने इनके बारे में ज़्यादा कुछ, मैंने देखा एक दो प्रोग्राम शायद एनडीटीवी ने किए हैं, उसके अलावा कुछ जानकारी नहीं, कुछ नहीं। 2016 में, अगर 13 में इनकी ये गुजरे हैं, तो काफ़ी अच्छी लंबा वक्त इन्होंने गुजारा है, और उस समय 16 में गुजरे हैं, तो मीडिया को तो अच्छे से इनको कवर करना चाहिए था, इन पर फिल्म बनानी चाहिए, इन पर वेब सीरीज़ बननी चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है। खैर, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं व्यस्त समय निकाल कर मैंने बहुत कार्यक्रम बनाया है। खैर, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर सेव जरूर करिए और व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर भेजिए। 3 नंबर है, एक नंबर है 8527533051, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। एक और नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं sablanian@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट है बुक्स की nspmart.com। और हमारे जो कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रम को बनाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, वो आप उपलब्ध करा सकते हैं। उसके अलावा पुस्तकें ले सकते हैं, हमारे पास डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें हैं, आर्थिक विषयों के ऊपर है, सामाजिक विषयों पे है, बुद्धिज़्म पे है। और अभी तो फ़िलहाल यही है कि कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा किताबें अच्छे अच्छे विषयों की और आपके पास लेकर आऊँ, और अच्छी जानकारी आपको दूँ। तो मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से, ये कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम जनरल जे माने जैकब फर्ज रफ़ेल JFR जैकब जी के ऊपर पेश कर रहा था। धन्यवाद।